वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं टैक्स महसूलात में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म की FBR की कोशिशों की तारीफ। कहा FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब महसूलात इकट्ठे किए। मुल्क की मैशियत बहाली की जानिब गामज़न है। जी आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में कहना था, हुकूमती पॉलिसी जाहिर होता है मुल्क की मईशियत बहाली की जानिब गामज़न है। रवा साल जुलाई ता अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3780 अरब तक पहुँच गई। टैक्स महसूलात में इजाफे पर IMR काबिल तारीफ। और वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था, FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब की महसूलात इकट्ठे की हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। इस तरह एक माह के दौरान अप्रैल 2020 के मुकाबले में महसूलात में 57% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत ने FIA अफसर डॉक्टर रिजवान को शुगर स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया है कि डॉक्टर रिजवान अपनी टीम के साथ शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी रखें। ताहम इनकी टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदा बख्श को रिपोर्ट करेगी। जराए का बताना है कि FIA तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान ने आज इजलास तलब कर लिया है, जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन की 3 मई को केस की समाअत पर लाएअमल बनाया जाएगा, जबकि मीटिंग में शुगर स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील करने की इत्तला सामने आई थी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर की जानिब से असम्बलियां तोड़ने जाने का इशारा। असद उमर ने कहा है इमरान खान वजारत उस्मा को मुख्तसर कर सकते हैं। जी आपको बताते चले, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने एक बयान में कहना था, इमरान खान इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं है, बल्कि असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 10-12 लोगों का ग्रुप बन गया तो खबरें चल रही थी कि अब तो हुकूमत गई। खान साहब ने इनसे कहना था कि आपकी सारी बात सुन ली। वजीर आजम ने कहा, जान लें कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज का यौम मई के हवाले से पैगाम। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, आज के दिन दुनिया के तमाम मेहनत कशों और मजदूरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी हाँ, सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वबा के दौरान पैसे हुए तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाने गए इक़दामात हैं। बात का सबूत है कि हर शहरी का रियासत पर बराबर हक है, कोई भूखा ना सोए। लंगर खाने और हंगामे वज़ीर-ए-आज़म के इस विजन के अकास में है। पाकिस्तान की तरक्की मजदूरों और मेहनत कशों की तरक्की से है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI की सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ मेहनत कश तबके के लिए तबाही साबित हुई। गुज़िश्ता 2.5 सालों में लाखों अफराद को बेरोजगार और गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। जी, मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर हर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अपने पैगाम में कहना था, मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए का संगे बुनियाद है। मजदूरों के लिए हजारों मकानात पर मुबनी मजदूर कॉलोनियाँ और तामीर की गई हैं। सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ बेरोजगारी और गुर्बत को बढ़ाया है। उनका मजीद कहना था, गुज़िश्ता 2.5 सालों में लाखों अफराद को बेरोजगार और गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी मजदूरों और मेहनत कश तबकात के हकूक के लिए जदोजहद कर रही है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का NA 249 में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर डाला। चीफ इलेक्शन कमीशन NA 249 में दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट सामने आ रही हैं? देखिए गजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदी हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का जो है NA 249 में दोबारा गिनती करने का मुतालबा उन्होंने किया है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर NA 249 में जो है दोबारा गिनती कराए और ये हमारा आईनी हक है। हमें पता चली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदी हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सेक्शन 95(5) का तकाजा है कि कल डाले जाने वाले वोटों का मार्जिन जो है वो 500% से कम है, जो दोबारा गिनती कराई जाए। सेक्शन 95 के तहत जो है मजमूई इज्जत से कबूल दोबारा गिनती हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आइन और शफाफियत के तकाजों को यकीनी बनाएंगे। ये 249 जो नेशनल असम्बली का हल्का इलेक्शन का मामला है, और यहाँ से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे उनके दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ था और बिल्कुल कमी मार्जिन से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है यहाँ से जीत मिली थी। और जिसके बाद जो है रात को मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी मार्जिन से जीत चुकी है। हम जब सुबह नतीजे का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बजाय जो है सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी और बिल्कुल कम वोटों से जो है ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने नाम कर चुकी है। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लफ्जी गोलाबारी जो है वो भी शुरू हो चुकी है और मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा है, जितने भी सीनियर लीडर है, सीनियर कायदीन है, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस हल्के में जो है दोबारा इंतखाबात कराए जाए, दोबारा गिनती जो है वो कराई जाए, ताकि जो कमी मार्जिन से शिकस्त मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो उसका अजाला हो सके। और गिनती अगर दोबारा हो भी जाती है तो जाहिर बात है कि जो वोटों की गिनती हुई है, जितने भी वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं तो वो दोबारा भी उनमें गिने जा सकते हैं। वो जहाँ हमें पता चलू कि इस हल्के में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वोट बैंक काफी ज्यादा थी, लेकिन इस दौर हुकूमत में तफसीली सरकार के वादों के बरस काम करने पर जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जहाँ पर जो कांटे का मुकाबला था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार शामिल नहीं था और जो 3 उम्मीदवार सामने आए थे जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला था वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। और जिसके बाद जो है सीट इस्माइल को शिकस्त मिली और सीट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है। जी गजल। अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया है कि रीपोलिंग होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या रद्द अमल आया है? क्या वो रीपोलिंग कर रहे हैं या नहीं? देखिए इस हवाले से तो अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई खत्मी फैसला या कोई खत्मी नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। इसके साथ साथ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से बयान जारी किया और मुतालबा किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कि इस हल्के में जो है गिनती दोबारा कराई जाए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया और ज़ाहिर बात है उन्होंने आइन का हवाला दिया है। वो शहबाज शरीफ ने आइनी तौर पर कहा है कि हमारा आइनी हक है और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा आइन है उसके सेक्शन 95(5) का तकाजा है कि कोई डाले जाने वाले वोटों का जब मार्जिन जो है वो 5% से कम हो तो दोबारा गिनती जो है वो कराई जा सकती है और ये किसी भी पार्टी का आइनी हक है। शराजी, ये बताइएगा कि नासिर शाह हुसैन शाह की तरफ से भी ये आ गया है कि रीपोलिंग कराई जाए और उन्हें हामी भी भर लिया इस चीज में, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अभी तक? देखिए पीपल्स पार्टी के हक में तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो आज के तौर पर जो है सीट अपने नाम कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने तो ये इलेक्शन जो है इसमें कामयाबी हासिल कर ली है और जब भी उम्मीदवार कामयाब होता है तो वो नहीं चाह रहा होता कि दोबारा उस हल्के में जो है गिनती कराई जाए। लेकिन शहबाज शरीफ का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक उनकी जानिब से मुतालबा है तो वो आइन तौर पर कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका आइन हक है और वो आइन के तनाजुर में ही बात कर रहे हैं कि आर्टिकल के जो सेक्शन 95(5) उसका तकाजा ये है। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि 95 के तहत जो है मजबूरी से जो है जब कबूलियत ना हो, जब कबूल न करे तो दोबारा गिनती जो है वो हो सकती है और वो इसी का मुतालबा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर देखा जाए तो अभी तक के सवाल से कोई बात सामने नहीं आई और बताया तौर पर जो है उन्होंने जीत जो है वो हासिल कर ली है। जी गजल। अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PSP की तरफ से भी कोई रद्द अमल आया है इस पर?
इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरह मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका तो जो उम्मीदवार था मुकाबले में शामिल भी नहीं था। मुकाबला तो 3 उम्मीदवारों के दरमियान था और इस मुकाबले में जो है अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला जारी था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था वो तो मुकाबले में शामिल ही नहीं था। बहुत ही भारी मार्जिन से जो है उनको मुकाबले से ही आउट कर दिया था, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसके बरस काम हो रहा है कराची में, और इसीलिए जो है कराची के अवाम ने जो है मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अभी तक इस इलेक्शन के हवाले से जाहिर तौर पर उनकी जानिब से कोई बयान अच्छा शहराजी, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कराची जाने का कोई इरादा है? देखिए अभी तक तो हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से कराची जाने के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, कोई फैसला उनकी जानिब से सामने नहीं आया। लेकिन चंद दिन पहले मरीम नवाज ने जब इलेक्शन कैंपेन जो है, जब मुफ्ती इस्माइल के लिए इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो उस वक्त कराची में जो है जलसे का अहतमाम किया गया था। लेकिन मरीम नवाज ने यही कहकर कि कोरोना जो है वो आलमी वबा है और मैं नहीं चाहती कि जो हमारे कारकुन है वो इसमें इसका शिकार हो जाए, तो उन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी किया था कराची का मरीम नवाज ने। तो शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। और कराची का जहाँ तक दौरे की बात है तो हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शराजी आगाह करने के लिए। LNG रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने नैब की जानिब से कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना मफरूजे के पर मुबनी करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है फैसले में? जी बिल्कुल, LNG रेफरेंस केस में मिफ्ता इस्माइल की जमानत का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया। अदालत के फैसले में कहा गया कि ऐसा कोई मवाद सामने नहीं लाया गया जिसमें मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक बारउल नजर में किसी जुर्म में साबित हो सके। नैब ने जो खजाने को नुकसान का तखमिया लगाया है वो मफरूजों पर मबनी है। मिफ्ता इस्माइल पर टर्मिनल 1 के मुआहदे और कंसल्टेंट की तैनाती से मुतालिक इल्जाम लगाया गया है। मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया, कंसल्टेंट अमरीकी इमदादी इदारे ने फराम किया। फैसले में कहा गया कंसल्टेंट को अदायगी भी अमरीकी इदारे की जानिब से की गई है। फैसले में कहा एहतसाब ब्यूरो नहीं बता सका कि यह मामला नैब के किस ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म कैसे बनाया गया है। इन हालात में मिफ्ता इस्माइल को मजीद कैद में रखना कोई कानूनी जवाज नहीं। फैसले में यह भी बताया गया कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए उसके खिलाफ ठोस शवाहिद का मौजूद होना जरूरी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 23 सितंबर 2019 को दी गई जमानत का तफसीली फैसला जारी किया गया। मिफ्ता इस्माइल को नैब ने 7 अगस्त 2019 को LNG केस में गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही मिफ्ता इस्माइल की जमानत खारिज होने पर गिरफ्तारी अमल में लाने का हुक्म दिया था। जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। कोरोना की बदतरीन सूरत हाल को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भारत में मौजूद अपने शहरियों की वतन वापसी पर पाबंदी आयद करते हुए उसे जुर्म करार दे दिया।
जी, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने फैसला किया है कि भारत में मौजूद इसमें शहरियों को वतन वापसी की सूरत में सजाएं दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई शहरी अगर वतन वापस आएंगे तो इन्हें 5 साल कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सफर पर आर्जी पाबंदी भी आयद की है। ऑस्ट्रेलियाई वजारत सेहत का कहना है ये फैसला करंटीना में मौजूद लोगों के तनासुब की बुनियाद पर रखा गया है जो भारत में कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। दूसरी जानिब दोहा में अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के बारे में 4 मुल्की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के नुमाइंदों में दोहा में इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में सपोर्ट करने पर तबादला ख्याल हुआ है ताकि अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम, अमन और जंग बंदी की राहों हो सके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन, मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, अगवान अमन अमल के हवाले से दोहा यानी कतर में एक 4 मुल्क की इजलास हुआ है जिसका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे शामिल थे। इजलास में कहा गया कि तालिबान किसी किस्म की शिदत पसंदी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी दहशत गर्दी के लिए फंडिंग करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान के अमन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद अमेरिकी फौजों के इनखला के बाद भी अमन कायम करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान समेत तमाम मालिक उसमें ताउन करेंगे। तमाम अफगान ग्रुप्स को एक पेज पर बिठाकर एक मुज़ाकरात के मेज़ पर लाकर अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि जो तालिबान के जो नुमाइंदे थे वो भी शरीक हुए और उसके साथ कतर में जो कुछ नुमाइंदे थे वो भी शरीक हुए। तालिबान ने भी अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा है कि हम भी अफगान अमन में भरपूर ताउन करेंगे और इस अमन अमल को आगे लेके चलेंगे, ना सिर्फ बल्कि खित्ते में भी इससे अमन कायम होगा। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब 9 माह के दौरान बैरूनी कर्जों में 7 अरब 41 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा। हुकूमत ने कर्जों के बारे में तफसीलात जारी कर दी। जी, हुकूमत की जानिब से बैरूनी कर्जों के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च 2021 तक हुकूमत ने 7 अरब 41 करोड़ 30 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया और रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान ने 4 अरब 86 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्ज वापस भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सेफ डिपार्टमेंट की मद में 1 अरब डॉलर फ्राहम किए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 24 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज फ्राहम किया है। आलमी बैंक ने 2 अरब 25 करोड़ डॉलर में से पाकिस्तान को 93 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज दिया है। फ्रांस ने 30 करोड़ 48 लाख डॉलर, अमेरिका ने 8 करोड़ 62 लाख और चीन ने 14 करोड़ 75 लाख डॉलर कर्ज फ्राहम किया है। एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की तहरीरों हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। इस पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN मखदूम हरीम कुरैशी से। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी किया। अदालत ने मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज की समाअत मुलतवी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का शरीफ खानदान के वकला और नैब से तहरीरी राय तलब। नवाज शरीफ और नैब के वकला अदालत की मदद करें कि ये कैसे नुमाइंदगान मुकर्रर किए गए। अदालत ने केस जो है आइंदा समाज 24 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रसालत की आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद, पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा। आर्मी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये करारदादें यूरोपीय पार्लियामेंट में एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से वाबस्ता की गई हैं और माहिरीन ने पेशकश की है कि अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद के में कई नुकात में बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रसालत की सज़ा के कानून आर्टिकल 295 BC और बार बार जिक्र किया गया है और इस बार इस तनकीद का निशाना बनाया गया है। करारदाद में कम से कम 3 जगहों पर फ्रांस की तायद की गई है और पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफीर को हरासा करने की रोकथाम और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर फ्रांसीसियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी हरासा किया जा रहा है। करारदाद में कई मरतबा शफकत एमानुएल और शगुफ्ता कोसर का जिक्र भी किया गया है जो आर्टिकल 245 B के तहत गिरफ्तार हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले SP सदर जोन कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं की हदायत पर थाना तरनौल पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताते चलें SP सदर जोन कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं की हदायत पर थाना तरनौल पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं और किन पाउंड्स पर शहरियों ने वारदातों से मुलविस सरगोदा में कारंदा उन दिन गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN मखदूम हलीम से। जी मखदूम हलीम, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। SP सदर जोन कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं की हदायत पर थाना तरनौल की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। गन पॉइंट पर जो है वो शहरियों से को वारदातों में मुलविस सरगुना करिंदा नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये माजी में लोगों को जो है वो जो लोग रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे रोड पर सफर कर रहे होते थे उनसे गन पॉइंट पर इसका मखसूस एक गिरोह बना हुआ है जो गन पॉइंट पर लोगों को जो है वो उनके पास जितने भी पैसे हो जो भी मवाद हो वो उनसे छीन लेता था। इसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पर ऑलरेडी जो है वो मुकदमा दर्ज है मगर पुलिस काफी टाइम से जो है वो इस मुलजिम को गिरफ्तार करने के हवाले से कार्रवाई कर रही थी मगर मुलजिम जो है वो हर दफा मौके से फरार हो जाता था। इस दफा जो है वो SP सदर जोन की हदायत पर जो है वो कार्रवाई की गई जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से छीना हुआ मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन और नकदी पैसे जो है वो बरामद कर लिए हैं। मुलजिम के खिलाफ दर्जशुदा मुकदमा में मजीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। मुलजिम का साबका रिकॉर्ड जो है वो भी कोई मुख्तलिफ जगहों पर FIR की मुलजिम के खिलाफ दर्ज की हुई है जिस पर ये इसके अलावा कार्रवाई DSP सदर जोन की निगरानी में SHO तरनौल रशीद अहमद और उनकी टीम ने की जिसके ऊपर DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन ने सदर जोन पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनका यही कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्राइम की रेशो को जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल करने में कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद को जो है वो क्राइम की रेशो को जो है वो काफी हद तक कामयाब हो जाएगी कम करने में। जबकि हमारी जब बात हुई पुलिस इंतजामिया से तो पुलिस इंतजामिया की जानिब से यही कहा गया है कि हमें जिस तरीके से भी हमारी दिन रात यही कोशिश है और IG इस्लामाबाद की अभी यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से जो है वो क्राइम की रेशो और मंशियात को जो है वो शहर इक़्तिदार में से दूर रखा जाए और क्राइम की रेशो को कंट्रोल किया जाए और जो लोग मंशियात फरोश है उनके खिलाफ दिन रात जो है वो हमारी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, टीमें काम कर रही हैं और जो है वो अच्छे जो है वो हमें नताइज जो है वो देखने में आ रही है। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है क्राइम की रेशो को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और मंशियात फरोशों को भी किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। योम मई पर मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। कहा मेहनत कश की फलाह बहबूद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां वर्कर्स की कम अज कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम अज कम उजरत 5,000 रुपये का इजाफा किया है।
साबिक दौर में वर्कर्स की फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारी हुकूमत वर्कर्स की कम अज कम उजरत में आइंदा भी इजाफा करेगी। उनका मजीद कहना था वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में फरसूदा निज़ाम खत्म करके ऑनलाइन इंस्पेक्शन का निफाज किया जाएगा। वर्कर्स के लिए मैरिज ग्रांट के 1 लाख बढ़ाकर 2 लाख जबकि 1.5 ग्रांट 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी जाएगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 10.5 से 5% की मामूली देखने में आई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 16.90% रिकॉर्ड हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुबल से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई में इजाफे का जो रुझान है वो अब तक जो है वो बरकरार है और इस हवाले से जो अदारा शुमारियात है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक जो है वो हफ्तावार जो रिपोर्ट थी वो जारी कर दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई देखने में आई है और बुनियादी जो अशिया ज़रूरिया हैं उस पर भी जो है वो जो हुकूमत है वो बुरी तरह जो है वो नाकाम नजर आई है रिलीफ फराहम करने में। और जो रिपोर्ट जारी की गई है उस पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी काफी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो देखे जा सकती हैं और इस हवाले से जो एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.5% की जो मामूली कमी थी वो सिर्फ देखने में आई है। महंगाई की मजमूई शरह 16.90% जो है वो रिकॉर्ड की गई है और एक हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते में 9 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 30 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम जो है वो रहा है। जो रिपोर्ट जारी की गई है मजीद उसमें ये कहा गया है कि एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला जो वो 2400 रुपए और 25 पैसे जो वो महंगा किया गया है जबकि आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1081 रुपए की जो बुलंद तरीन सतह है सरकारी रेट के मुताबिक वो वहां तक जो वो पहुंच चुकी है। जबकि गुज़श्ता हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1056 रुपए का था और महंगाई के बाद जो उसका रेट 1081 रुपए तक जो वो पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ अगर जो केले हैं उनकी बात की जाए तो केले जो है वो एक हफ्ते के दौरान 11 रुपए फी दर्जन जो है वो महंगे हुए हैं जबकि एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो की जो कीमत है उसमें 72 पैसे का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है जबकि 1 किलो चीनी की औसत कीमत जो है वो 95.22 रुपए जो वो रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान दाल मसूर और गुड़ जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया जबकि एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 12 रुपए तक जो वो सिर्फ सस्ते हुए हैं जबकि एक हफ्ते के दौरान फी दर्जन अंडे जो है वो 5 रुपए तक जो है वो सस्ते हुए हैं। और रिपोर्ट में मजीद इस चीज का भी बताया गया कि मुर्गी का गोश्त और LPG दाल माश दाल मूंग इनकी जो कीमतें हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत बता रही है कि 19 जो अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उन पर सब्सिडी जो है वो दी गई है लेकिन इदारा शुमारियात ने जो वो इसका तमाम तर जो वो भांडा फोड़ दिया और हक़ाइक़ जो है वो अब सामने है जिस पर शहरियों की जानिब से मजीद तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो किए गए हैं क्योंकि ये एक हफ्ते की जो है वो महंगाई की जो शरह में इजाफा हुआ है उस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और उसके बाद इदारा शुमारियात जो है उनकी जानिब से दूसरी जो रिपोर्ट जारी की गई है वो पूरी एक माह पर जो वो मुखीत है और एक माह के अंदर जो चीजें महंगी हुई हैं उस पर जो वो तमाम तर जो चीजें थी वो सामने आई हैं। और अप्रैल 2020 के मुकाबले में अप्रैल 2021 में महंगाई की शरह में 11.1% जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि रवां माली साल के पहले 10 माह में महंगाई की शरह में 8.62% रिकॉर्ड जो है वो महंगाई जो थी वो रिकॉर्ड की गई है। और एक माह में टमाटर जो है वो 67.70% जबकि सब्जियां जो है वो 29.55%, आलू जो है वो 15.81% जो है वो महंगे हुए हैं। और इस तरह अगर मुर्गी की बात की जाए और मुर्गी जो है वो 7.31% जबकि तेल जो है वो 3.0% जबकि मसाला जात जो है वो 1.54% जो है वो महंगे हुए हैं। इस तरह अगर गंदम की बात की जाए तो एक माह के दौरान जो वो गंदम जो है वो 9.14% जबकि प्याज जो है वो 8.33%, आटा जो है वो 1.94%, चीनी 1.83% और दाल जो है वो 1.59% जो है वो महंगी हुई है। और अगर LPG जो है उसकी अगर बात की जाए तो एक माह के दौरान जो वो 3.80% जो है वो महंगी हुई है जबकि बिजली जो है वो 1.90% और उसके साथ साथ जो मोटर फ्यूल है वो 1.52% जो है वो सस्ता हुआ है। और एक साल के दौरान जो चिकन है उसकी कीमत के अंदर भी जो वो मजमूई तौर पर जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ 93.14% और टमाटर जो है वो 81.94% और उसके साथ साथ अंडे जो है वो 42.41% जो है वो महंगे हुए हैं। अब दोनों जो रिपोर्ट्स हैं इदारा शुमारियात की जानिब से वीकली रिपोर्ट भी और मंथली रिपोर्ट दोनों जो है वो जारी की गई हैं। और अगर एक साल की बात की गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो प्याज जो है वो 40%, दाल मूंग जो है वो 16%, दाल मसूर दाल 10%, दाल चना जो है वो 7% सिर्फ सस्ती हुई है। एक साल के दौरान बिजली के जो रेट थे उनमें 29% जबकि जो मलबूसात हैं उनमें 10 से 20% जो है वो ये महंगी हुई हैं। तमाम तर जो चीजें थी मलबूसात से लेकर अशिया ज़रूरिया की जो चीजें हैं बिजली गंदम और दीगर जो चीजें हैं उन कीमतों के अंदर भी जो है वो जो
बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल आगाह करने के लिए। सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिद अल हराम में बाद मस्जिद नबवी में भी खवातीन पुलिस एहलकार तैनात कर दी हैं। तारीख में पहली बार खवातीन एहलकारों को मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। इन खवातीन को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान ANKVN के मुताबिक 2030 के तहत मस्जिद नबवी में तैनात किया गया है। खवातीन एहलकार की तैनाती का मकसद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना और ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम करना है। बैरून से मुल्क आने वाली परवाजों में कमी से मुतालिक टोर ताहिर का शिकार हो गया है। एविएशन अथॉरिटी का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की गाइडलाइंस पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों की तादाद में कमी के फैसले से मुतालिक टूरिज्म ताहाल बहाल नहीं हो सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी बिल्कुल, जो उसकी जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक जो मरासला था वो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि MCOC ने बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों में नुमाया कमी का जो है वो फैसला किया है और MCOC इजलास में 80% इंटरनेशनल परवाजों की बंदिश का फैसला जो है वो किया गया। ताहम इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो नोटिफिकेशन था वो उनकी जानिब से तो जारी नहीं किया जा सका, लेकिन MCOC की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर अमल दरामद जो वो शुरू कर दिया गया है। 5 मई से परवाजों की तादाद में 20% तक महदूद करने से मुतल्लिक एयरलाइन जो है वो इस तमाम तर मामले से जो वो लाइल में निकली, जबकि पाकिस्तान आमद के लिए एयरलाइन मुसाफिरों की जो प्रवास की बुकिंग से मुतल्लिक इबाम जो है वो मजीद जो है उसके अंदर इबाम जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी जाने मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के हवाले से भी जो रिपोर्ट्स हैं उनके हुसूल में शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है और MCOC की जानिब से ये बताया गया था कि तमाम तर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पर डेस्क कायम किए जाएं, जहाँ पर जो बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं फौरी तौर पर उनका जो कोरोना टेस्ट किया जाए, उनका जो टेम्परेचर है उसको भी चेक किया जाए और जो रिपोर्ट्स हैं वो एयरपोर्ट हुकाम जो है उन तक पहुंचाई जाए और उसके बाद जो सफरी सहूलियात हैं वो मुसाफिरों को जो है वो फराहम की जाए। लेकिन MCOC की जानिब से जो परवाजों की कमी का जो फैसला किया गया था उस पर जो वो अभी तक अमल दरामद जो वो नहीं हो सका, जबकि जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि MCOC के फैसले की जानिब से अभी तक हमें जो वो आगाह नहीं किया गया, जबकि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम मुतलका जो इदारे हैं उन्हें आगाह किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो आला हुकाम है वो जो 20% तक महदूद करने से मुतल्लिक जो परवाज़ी हैं उनसे अभी तक जो वो लाइल में निकली है। इस पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो अमल में नहीं लाई जा सकी और ना ही MCOC की हिदायत के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो कोरोना जो टेस्ट है वो कायम भी नहीं किए जा सके। जी उस्मान मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भाई भाइयों की जान होते हैं, एक भाई को बचाते 4 भाई डूब गए। नहर में डूबते भाई को बचाने की कोशिश दौरान चारों भाई डूबकर जान की बाजी हार गए। जी हाँ, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों को डूबने का अफसोसनाक वाकया गांव पेटू जतोई में पेश आया है। वहां पर चारों बच्चे सगे भाई थे और उनका ताल्लुक बागरी कबीले से था। चारों भाई राइश कैनाल के किनारे खेल रहे थे। कैनाल में गिरने वाले एक बच्चे को बचाते हुए चारों बच्चे डूब गए। मुकामी गोताखोरों ने चारों बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चों की नाशें घर पहुंचते ही कहराम बर्पा हो गया। अहले खाना नाशों से लिपट कर रोते रहे। दूसरी जानिब ढोक हस्सू के इलाके में डकैती मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के अंदर एक मरतबा फिर जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो खुलकर जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और पुलिस की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाइयां जो वो नहीं की जा सकी। रावलपिंडी के अंदर जो वो डकैती मजामत पर जो वो डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में जो वो एक शख्स जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 3 अफराद जो है वो डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए। लेकिन ये अफसोसनाक इस वाक़े के अंदर जो है वो डाकुओं की जानिब से न सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि फायरिंग के बाद जो जख्मी होने वाले जो लोग हैं और जो मकतूल है उस पर जो है वो थोड़ों से वार भी किया गया। ये वाकया जो है वो ढोकसू के इलाके में जो है वो पेश आया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की जो शनाख्त थी वो लाल हुसैन के नाम से, जबकि जख्मी होने वालों में मोहम्मद नसीर, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नसीम जो है वो शामिल हैं। जबकि जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी जो वो मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि वाकये से मुतल्लिक जो वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि इब्तदाई तौर पर जो शवाहिद थे वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल अपडेट करने के लिए।
दूसरी तारीख खबर शामिल करेंगे जैकाबाद से, जहां मुकामी लोग मिलकर काम कर रहे थे। काम के दौरान दीवार गिरने से 12 मजदूर दब गए, जिसमें से 2 मजदूर दम तोड़ गए, जबकि मजीद जख्मी हो गए। जख्मियों को निकाल लिया गया। जैकबाबाद के कौमी शहरा पर कायम अब्बास चंगरानी राइस में मिलकर चावल के गोदाम में काम करने के दौरान दीवार गिर गई। दीवार के मलबे और चावलों के नीचे 12 मजदूर दब गए। तमाम मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया, जबकि दम घुटने से 2 मजदूर दम तोड़ गए हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, मजीद 146 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाकतों की तादाद 17,957 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,996 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,696 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,25,519 हो गई। 5,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,17,009 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1,18,36,866 अफराद के टेस्ट हो चुके हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातुन में, मगर मजदूर तबका आज भी रोजी की तलाश में सरगर्म अमल है। यूम मजदूर पे रिपोर्ट कर रही हैं नबीला हफीज। छुट्टी उसको ना मिले जिसने सबक याद किया। आज यूम मजदूर है, लेकिन मेहनत कश तबका तो काम में मसरूफ़ है, जबकि ये दिन सेठ लोग मना रहे हैं। इस दिन सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करके मजदूर तबके के लिए पैकेजेस का ऐलान किया जाता है, मगर अफसोस इन तकरीबात में मजदूर तबके की शिरकत न होने के बराबर होती है। बिजनेसमैन तबका आता है, फ़ोटो सेशन होता है और फिर रात गई बात गई के मुताबिक सारे दावे हवा में उड़ा दिए जाते हैं। अक्सरियती मजदूर तबका तो इन ऐलानात से बिला इल्म होता है। सरकारी सतह पर जो ऐलानात किए जाते हैं इनको सरकारी सतह पर तो लागू कर दिया जाता है, मगर निजी अदारे इन अहकामात पर अमल नहीं करते, ना ही इनको अमल के लिए पाबंद किया जाता है। बेचारा मजदूर तबका आंखों में अच्छे दिनों का ख्वाब सजाए मेहनत जारी रखता है। काश कोई इसके दर्द को समझे। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब फवाद आलम ने 50s की सेंचुरी में तब्दील करने के लिए 55 साल पुराना रिकॉर्ड हरा कर दिया है। पाकिस्तानी बैट्समैन ने गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के खिलाफ फरारे टेस्ट में कैरियर्स की चौथी सेंचुरी बनाई। ये चौथा मौका था जब इन्होंने 50 रन मुकम्मल करने के बाद इसे 3 फेक्स इनिंग्स में तब्दील कर दिया। यूं अभी तक फवादे की कोई 50 नहीं हुई थी। याद रहे कि फवाद आलम 10 साल और 259 दिनों की तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद कौमी टीम में वापस आए थे। इसी दौरान 40 नए क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप्स दी गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन खिलाड़ियों को सेंट्रल कंडक्ट दिए जा रहा है। क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद हफीज को एक बार फिर सेंट्रल कंडक्टर की पेशकश की गई है। गुज़िश्ता साल खिलाड़ी में C कैटेगरी के लिए इनकार कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेटर्स के सेंट्रल कैंडिडेट मुदत में 30 जून तक को ख़त्म हो रही है। नए सेंटर्स कैंडिडेट का निफाज 1 जुलाई से होगा, जिसमें कई तब्दीलियों के इम्कानात हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी सेंट्रल कैंडिडेट की A कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। फवाद आलम की तरक्की फ़हीम अशरफ, हसन अली और उस्मान कादिर को भी कैंडिडेट मिलेगा। असद शफीक, शान मसूद, उस्मान शवारी और यासिर शाह की तंजीली का इम्कान है। सेंट्रल कैंडिडेट के लिए मोहम्मद नवाज, इमरान भट्ट, नमाज अली और जाहिद महमूद के नाम भी ज़ेर गौर हैं। खबर शामिल करेंगे मौसम की, जहां महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, बलाई सिंध में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान, भावलपुर, भक्कर, भावलनगर और गिर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान में किल्लस्पिया, हजारा, जूफ में बादल बरसने के इम्कान है। एबटाबाद, मनसेरा, कोहाड़, बिनो, वजीरिस्तान में भी बारिश की पेशगोई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, कोरोना से बढ़ती अमवात, अमेरिका ने भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 4 मई से होगा।
جی ہاں، امریکہ کی جانب سے اقدامات امراض میں قابو پانے سے متعلق ادارے کی سفارش پر کیا گیا۔ اب بھارت سے امریکہ آنے والے تقریباً تمام افراد کو کورونا کا منفی ٹیسٹ یا مکمل صحتیابی کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ تاہم پالیسی کا اطلاق امریکی شہریوں پر نہیں ہوگا اور قانونی مستقل رہائشوں کو بھارت سے امریکہ آنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے دستخط کیے گئے ہیں کہ حکم نامے کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کیسز کی 1/3 صرف بھارت سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ بھارت سے آنے والے مسافروں سے امریکی شہریوں کی صحت کو لاحق خطرات روکے جائیں۔ دوسری جانب ترکی کے شہر منگورا کے ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 16 پاکستانی مزدور جلس کر جاں بحق ہو گئے۔ جہاں باق ہونے والوں میں 4 کا تعلق سوات سے ہے، جمشید اور ایوب کا تعلق کنجورا سے ہے، صدام کا پارٹر منگورا سے اور انور کا تعلق منگورا سے ہے۔ اور جمشید کے بھائی عثمان علی نے رابطے میں بتایا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ان کے بھائی ساتھیوں سمیت ترکی گیا تھا اور وہاں ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ افغانستان کے صوبے لوگر میں ایک کار بم حملے کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جی ہاں، برطانوی خبر ایجنسی روٹرز کے مطابق کار ہم دھماکے صوبہ لوگر کے دارالحکومت بالعالم میں صوبائی کونسل کے دفتر کے قریب ہوا۔ گورنر لوگر کے ترجمان کے مطابق اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کے پیچھے کون تھا۔ افغان ٹی وی چینل طلوع نیوز کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق شام 7:06 پر ہوا، جس میں 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ دھماکے ہوا ہے، اس کے قریب بھی ہسپتال بھی واقع ہیں جس کی عمارت کو دھماکے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، فیصل آباد ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی۔ حادثہ ایکسپریس وے پر واپٹا سٹی گیٹ کے قریب پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN قاسم جٹ سے۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل جی، یہ حادثہ فیصل آباد ایکسپریس وے واپٹا سٹی کے گیٹ کے قریب آیا۔ یہاں حادثے میں 4 لوگ شدید متاثر ہوئے۔ متاثرین میں 22 سالہ ظاہر، 34 سالہ سفیان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ 26 سالہ محمد علی اور 34 سالہ شان علی شدید زخمی ہوئے، جن کو طبی امداد کے بعد ریسکیو 1122 نے ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں گے شیخو پورہ سے، جہاں رمضان المبارک کا آدھا ماہ گزر جانے کے بعد بھی شیخو پورہ میں پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ شیخو پورہ کی جانب سے بنائی گئی پرائز کنٹرول کمیٹیاں خواب خرگوشاں مزے لینے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN عظمت علی سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، رمضان المبارک کا ایک اشرہ تو گزر گیا، لیکن شیخو پورہ میں پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ اگر بات کی جائے سیب، کیلے کی اور تربوز کی، تو اس کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے بنائی جانے والی پرائز کنٹرول کمیٹیاں وہ بھی پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ لا سکی۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹوں کا وزٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مزید کوئی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے جی، پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی کمی آئی ہے کہ ویسی ریٹ آپ کی آپ ہی؟ نہیں جی، ریٹ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریٹ ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو غریب آدمی بہت مشکل سے جو ہے نا، یہ اس طرف تو خیر آ ہی نہیں نہ سکتا، کہ اگر کوئی لے گا تو وہ بہت مشکل سے لے گا۔ تو مہنگائی بہت زیادہ ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگتا۔ جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھی انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے جو ریلیف دینے کے نعرے لگائے گئے تھے، اب تک شیخو پورہ میں کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر بات کی جائے پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو ایک اشرہ گزر چکا ہے، لیکن پھلوں کی قیمتوں میں ابھی تک کمی نہیں آئی۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے مسلسل فوٹو سیشن کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ مزید شہریوں کا حکومت والا سے یہی مطالبہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے نعرے لگائے گئے ہیں تو پھر عملاً کام کرنے ہوں گے۔ جی احمد پور شرکیہ سنت رسول داڑھی مبارک کے بے حرمتی ملزمان کا عمر رسیدہ روزہ دار حافظ قرآن پر تشدد، ملزمان پارش بزرگ کی داڑھی نوچتے رہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN نصیر احمد سے۔ جی نصیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی یہ موزہ کتلا باقر شاہ کا واقعہ ہے۔ یہاں کے روزہ دار حافظ قرآن عبد المجید ترہار کو اس کے قریبی رشتہ دار ملزمان جاوید عبدالرؤوف اور رجب علی نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی داڑھی نوچتے رہے ہیں۔
اطلاعات ملی ہے کہ ڈی ایس پی میں کچھ شرکیہ تھانہ نوشہرہ جدید پہنچ چکے ہیں اور واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ میری ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ میرٹ سے تفتیش ہوگی اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مزدوروں محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ قصور میاں کاشف سے جو اس وقت مزدوروں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کہتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک اس ملک کی بنیادوں میں مزدوروں کا خون پسینہ شامل نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج یکم مئی کا دن یوم مزدور اور مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ قصور کی اگر بات کی جائے تو قصور میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، جہاں پر آج بھی جو مزدوروں کی بڑی تعداد ہے یہاں پر جو ہے اپنی دہاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تاکہ ان کا جو ہے دہاڑی لگے اور ان کے جو گھر کے چولہے ہیں وہ چل سکے۔ یہاں پر میرے ساتھ کچھ مزدور بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ کیا کہیں گے بھائی، آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، کس طرح سے منا رہے ہیں؟ سر جی اسی بہت مجبور ہے گئے ہاں، ٹھیک ہے، لہذا اسی روٹی تو بھی تنگ ہوئے پے ہاں۔ سارے نال کوئی وزیر اعظم لگے اپیل ہے کہ سارے نال کوئی تعاون کیتا جائے۔ بہت ہی تہاڈے سامنے ہے ویلو کھڑے نے، یہ بیچارے دا گھر دا چولہا نہیں چل رہا، ایک ٹائم دی روٹی نہیں پکدی گی، تے لہذا سارے نال تعاون کیتا جائے۔ بڑی مہربانی تہاڈی، شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ اپنے بچوں کا کوئی سوچ کے لے جائیں گے شام تک۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے کہ مزدوروں کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی ریلیف پیکیج دیا جائے تاکہ مزدوروں کے جو بچے ہیں وہ بھی پل سکیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں قصور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے گرد گھیرا تنگ، نیب میں محکمہ مال کے افسران کی طلبی، شہر کی گرد و نواح میں قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ مانگ لیا گیا، جبکہ تحصیلدار حافظ الرحمان خان نے مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ GNN میاں محمد کاشف سے۔ جی کاشف، مکمل تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو قصور میں محکموں کی لاپرواہی کے باعث غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہو چکی ہے۔ بااثر لوگ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں اور قصور کے شہریوں کو بڑی بڑی سہولیات کے سہانے خواب دکھا کر جو ہے شہریوں کی جمع پونجی لوٹنے میں مصروف ہیں، جس پر نیب نے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے محکمہ مال کے افسران کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور قصور شہر اور گرد و نواح میں جو ہے قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے، جس پر تحصیلدار حفیظ الرحمان خان نے مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز بااثر افراد کی سرپرستی میں بغیر سہولت فراہم کرنے کے ہی فروخت کر دی گئی ہیں۔ کئی افراد سے جو ہے وہ فراڈ ہو چکا ہے۔ نیب نے سب کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکلوں پر گھومنے والے کی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کر کے بڑی بڑی پراپرٹی کا جو ہے وہ ٹائکون بن چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے جلال پور پیروالا سے، جہاں کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا مختلف بازاروں میں وزٹ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر مرتب دکانداروں اور شہریوں پر جرمانے اور مقدمات بھی درج کیے گئے۔ جی ہاں، کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ مجسٹریٹ کا بازاروں کا دوران دورہ کرونا SOPs اور ایشیا خوردونوش کے ریٹ چیک کیے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور شہریوں کو جرمانے بھی عائد کیے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کے مرتکب مختلف دکانداروں کو 70,000 روپے جرمانے، جبکہ سوشل ڈسٹنس اور ماسک نہ پہننے پر دکانداروں سمیت 20 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں خیرپور ٹاموالی روڈ اڈا چندی پور کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا۔ ACC بسوں کے مابین ریس کے دوران ایک AC بس الٹ گئی، 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ GNN خواجہ افتخار سے۔ جی افتخار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ حادثہ آج دوپہر تقریباً 12:15 کے قریب بھاولپور کے علاقہ خیرپور ٹامی والا روڈ اڈا چندی پور کے قریب پیش آیا۔
یہ حادثہ 2 AC بسوں کے مابین مقابلے اور تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا، جس میں ایک بس فٹ پاتھ پر الٹ گئی، جس میں 12 افراد زخمی ہوئے اور ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسی دوران ریسکیو 112 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ گئیں۔ ریسکیو 112 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جی پنجاب میں کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کورونا وبا کے مثبت کیسز کے حوالے سے خانیوال میں بھی صورتحال کشیدگی ہو چکی ہے۔ شام 6 بجے سے لے کر سحری کے ٹائم تک سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوج بھی پہنچ چکی ہے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ممتاز حسین کی یہ رپورٹ۔ خانیوال میں کورونا وبا کے مثبت کیسز کی شرح 38% تک جا پہنچی، جس کے بعد حکومت پنجاب کے احکامات پر شام 6 بجے کے بعد تمام کاروباری مراکز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور شہریوں کو ماسک استعمال کرنے اور سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کے استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ گھروں سے غیر ضروری نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانیوال کے عوام سے آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پازیٹیو ریشو ہے کووڈ پیشنٹس کی وہ دن بدن جو ہے وہ اضافے کی طرف جا رہی ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم جو SOPs ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی ماسک لگا رہے ہیں۔ نہ صرف آپ اپنی زندگیوں کو جہاں خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ اپنی فیملیز اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ گزارش ہے کہ جو بھی SOPs گورنمنٹ نے بنائے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں۔ اس پہ انفورسمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس جو ہے وہ کروا رہی ہے اور سختی کے ساتھ کروائے گی۔ آرمی بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ ہماری سپورٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ خود سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کو محفوظ بنانا ہے۔ تو آپ کائنڈلی رش والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں۔ اگر آپ مساجد میں جا رہے ہیں تو آپ وضو گھر سے کر کے جائیں اور اپنی جائے نماز گھر سے لے کے جائیں۔ کورونا وبا سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنے والے اور ماسک نہ استعمال کرنے والوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ شام 6 بجے کے بعد دکانیں کھولنے والوں کے خلاف FIR بھی درج کی جائیں گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ممتاز حسین، GNN نیوز خانیوال۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر اجمل بٹی کا تحصیل لیاقت پورہ کا دورہ۔ سیکرٹری ہیلتھ اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا وزٹ کیا اور ہیلتھ رحیم یار خان ڈاکٹر حسن نے بریفنگ دی۔ جی ہاں، سیکرٹری ہیلتھ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا وزٹ کیا۔ CO ہیلتھ رحیم یار خان ڈاکٹر حسن نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عتیق ڈائریکٹر اور پروگرام اور ڈاکٹر خلیل ڈی ہیلتھ جنوبی پنجاب بھی ہمراہ تھے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے اسپتال کے مختلف شعبوں کورونا ویکسینیشن سینٹر کا وزٹ بھی کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ نے تحصیل بھر کے RHC BHU کے ہیڈ سے میٹنگ بھی کی۔ میٹنگ میں سیکرٹری ہیلتھ کا ڈسلیئر سینٹر میں مشینری اور دیگر عدم سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے لودھراں سے۔ لودھراں پولیس شہریوں کی جان و مال کی محفوظ بنانے کے لیے 7 عوامی خدمات بھی پیش نظر آنے لگی ہیں۔ پولیس افسران نے انسانیت کی خدمات کا جذبہ رکھتے ہوئے مزدوروں کے عالمی دن کو یادگار بنا دیا ہے۔ شہریوں کے مختلف چوراہوں پر بیٹھے مزدوروں اور خواجہ سراؤنڈ میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے ہیں۔ روزگاری اور لاک ڈاؤن سے پریشان مزدور طبقہ افراد لودھراں پولیس کی دوائیں دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔ لودھراں پولیس کا مزدور ڈے کے حوالے سے قابل تعریف اور آسن اقدام۔ لودھراں پولیس نے شہریوں کی جانب سے خوب پذیرائی حاصل کی۔ 1 مئی جو کہ مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس عالمی دن کو یادگار بنانے کے لیے DPO سید قرار حسین کی ہدایت پر DSP صدر سرکل سردار حاکم علی خان بلوچ کی سربراہی میں لودھراں پولیس کی جانب سے چوراہوں پر بیٹھے دہاڑی دار مزدور طبقہ افراد اور خواجہ سراؤں میں 100 سے زائد راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ بے روزگاری اور لاک ڈاؤن سے پریشان مزدوروں اور خواجہ سراؤں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس موقع پر راشن بیگ سے مستفید ہونے والے افراد کا کہنا تھا، لوگ مزدوری پہ آئے ہیں، لودھراں والی پولیس نے ہم کو راشن پانی دیا ہے، ان کا شکریہ۔ آج مزدوری کہ ہمارے رب کی ہمارے اوپر خاص کرم نوازی ہے کہ لودھراں پولیس نے اس مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہم لودھراں پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی بھوک پیاس بجھانے کے لیے یہ خوبصورت اقدام اٹھایا۔ راشن بیگ تقسیم کرنے کے لیے
पुलिस अफसरान की टीम में चौधरी असलान जट और मार अख्तर विरक, सब इंस्पेक्टर व दीगर पुलिस मुलाजमीन शामिल थे। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा JNN न्यूज़ लोधरा। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।